नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो भी कुछ सवालों के साथ। सवाल ये कि गलवान वैली में चीनी घुसपैठ या चीनी घुसपैठ की कोशिशों को तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने आखिरकार मान लिया, लेकिन पेंगोंग लेक के पास चीनी सेना की बड़े पैमाने पर तैनाती, भारतीय अधिकार वाले इलाके में चीनी सेना के कब्जे पर भारत सरकार चुप क्यों है? सवाल ये कि कई हफ्तों से कई पूर्व सेना अधिकारी जब बार बार आगाह कर रहे हैं केंद्र सरकार को कि पेंगोंग लेक के पास 7 से 10 किलोमीटर के दायरे में चीनी सेना ने बंकर बनाए हैं, अपनी सैन्य साजो सामान के साथ अपनी तैनाती की है और एक तरह से कब्जा करके बहुत आगे तक बढ़ाए हैं, जहां भारतीय सेना जहां पेट्रोलिंग करती रही है, तो फिर सरकार ने उन्हें वहां से खदेड़ने, पीछे करने, धकेलने के लिए अब तक क्या किया है, या अब तक क्यों नहीं कुछ किया, या आगे क्या करने वाली है, या सरकार कोई बैक चैनल से ऐसा काम कर रही है जिससे सरकार पेंगोंग के पास चीनी सेना के कब्जे को पीछे करेगी। ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले सरकार माने तो सही कि वहां कब्जा हुआ है। जिस कब्जे का नया सबूत फिर सामने है, वो मैं बताऊंगा कि किस इलाके में के बारे में कहा जा रहा है कि चीनी सेना ने वहां अपनी पोजीशन बहुत मजबूत की है। लेकिन एक उससे बड़ा सवाल है कि क्या इस बार चीनी सेना की साजिश पिछली बार बीते 15 सालों में जब जब घुसपैठ हुई उससे कहीं ज्यादा बड़ी है? क्या इस बार चीन के इरादे ज्यादा खतरनाक है? क्या चीन इस बार भारत को किसी ऐसे मोर्चे पर जंग की हद तक लड़ने को तैयार है? और क्या चीन को, जहां चीन घुस आया है पेंगोंग लेक के पास, या और भी अगर किसी इलाके में है, वहां से चीन को खदेड़ने, धकेलने में भारत को इतनी ताकत लगानी पड़ेगी कि सीमित जंग, जिसको कहते लिमिटेड वार जैसी सिचुएशन हो सकती है? ऐसे सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ पूर्व फौजी अधिकारी कह रहे हैं कि चीन ने जिस ढंग से इस बार अपना कब्जा जमाया है, इससे लगता है कि भारत को सीमित जंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब ये सीमित जंग क्या होता है, ये आगे बात करेंगे, लेकिन ये बात क्यों आई, कहां कब्जा है, और क्यों लग रहा है कि इस बार चीन को वहां से खदेड़ने में कुछ भी हो सकता है? वो क्या हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी पर बात करने के लिए आज दैनिक भास्कर में मैंने देखा कि जनरल वीपी मलिक, जो पूर्व थल सेना अध्यक्ष रहे हैं, उनका एक बयान है, बहुत अहम है, सुनिएगा, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये बात क्यों हो रही है। आज ही कोई जानकारी आई है कि कहां पेंगोंग लेक के पास कहां कहां चीन ने अपनी तैनाती की है, और भारत सरकार ने अभी तक माना नहीं, कबूल नहीं किया। गलवान वैली पर किया, वो मैं बता चुका हूं, उस पर भी आगे बात करेंगे। कैसे प्रधानमंत्री ने माना, क्योंकि प्रधानमंत्री के बयान का कैसे चीन ने इस्तेमाल किया, उस पर आगे बात करेंगे। मैंने कल के वीडियो में किया भी है, लेकिन फिलहाल आज पर तो वीपी मलिक ने एक बात कही है कि एक बात हमें मानकर चलना चाहिए कि मसला अभी खत्म नहीं हुआ है, जल्द सुलझता नहीं दिख रहा है, सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत लंबी चलेगी। हालात से अंदाजा लग रहा है कि कहीं चीनी सेना, सुनिएगा, कि कहीं चीनी सेना सीमित युद्ध छेड़ने के मूड में तो नहीं है। ये पूर्व थल सेना अध्यक्ष कह रहे हैं, और साथ में क्या कह रहे हैं, मैं अपने तजुर्बे से कहना चाहूंगा कि ऐसी जंग के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ये पूर्व थल सेना अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमें अब तैयार रहना चाहिए, लिमिटेड वार हो सकती है, करनी पड़ सकती है चीन से। और ये क्यों हुआ, इसके साथ एक और बयान है जो बहुत अहम है, जो आज टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, बाकी जगह भी होगा। जो एयरफोर्स चीफ है आरकेएस भदौरिया, उनका एक बयान है टाइम्स ऑफ इंडिया पर पहले पेज पर। अनयूजुअल एक्टिविटी बाय चाइना एयरफोर्स डिटेक्टेड, जिसका मतलब हुआ कि अनयूजुअल एक्टिविटी मतलब जो आमतौर पर जैसी एक्टिविटी चाइनीज एयरफोर्स की उस इलाके में नहीं दिखती है, वो देखी गई है। और उन्होंने कहा है कि गर्मियों के दौरान आमतौर पर ऐसी एक्सरसाइज होती है, लेकिन इस बार उससे कहीं ज्यादा एक्टिविटी है। हमने भी जरूरी तैयारी कर ली है
उन्होंने एक सवाल जब उनसे पूछा गया कि एयरफोर्स को फॉरवर्ड एयरबेस की तरफ क्यों मूव किया गया, इसी के जवाब में उन्होंने कहा। और भारतीय सेना, एयरफोर्स और सबकी तैनाती अपने सुरक्षा के लिए और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, अगर चीन की कोई ऐसी हिमाकत होती है उसके लिए तैयारी भारत की सेनाओं ने की। अब सवाल उठता है पैंगोंग लेक पर कहां कहां कैसे कब्जा किया और कैसे इस बार मुश्किल है या कैसे वहां से चीन को वापस धकेला जा सकता है, या चीन से बातचीत के स्तर पर क्या कोई रास्ता निकलेगा कि चीनी सेना वहां से वापस लौटे, क्या हो सकता है। तो पहले खबर बता दूं, कल के वीडियो में भी मैंने बताया था, लेकिन आज एक खबर और डिटेल आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है, मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको बता रहा हूं, बहुत जानना जरूरी है। और गलवान वैली और ये दोनों के मामले अलग हैं, इसलिए आप सुनिए इसको, पैंगोंग लेक को। ये हेडिंग है, रजत पंडित हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के, उनकी स्टोरी है, उनकी हेडिंग है टाइम्स ऑफ इंडिया के, आर्मी होल्डिंग क्लैश एरिया, पीएलए ब्लॉकिंग 8 किलोमीटर पैंगोंग स्ट्रेच। अब उसमें उन्होंने लिखा है, जिसका हिंदी में बता रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है पहले पन्ने पर, हिंदी बता रहा हूं, और उसके बाद में बाकी जो आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर हैं वो क्या कह रहे हैं और क्यों ये खतरा दिख रहा है और क्यों इस बार चाइना के इरादे खतरनाक हैं और भारत सरकार को क्या करना पड़ सकता है, वो भी आगे हम सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। पहले बहुत अहम है, अभी हूबहू मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से बता रहा हूं, अभी तक ये साफ नहीं है कि ईस्टर्न लद्दाख के गलवान वैली में जमीनी हालात क्या हैं, लेकिन पैंगोंग लेक के 8 किलोमीटर के उस स्ट्रेच को चीनी सेना ने कब्जा कर लिया है, जिसे भारत अपनी टेरिटरी मानता रहा है। 8 किलोमीटर के स्ट्रेच को कब्जा किया है। ये स्ट्रेच फिंगर 4 से फिंगर 8, जो एक मैप आप लगातार टेलीविजन चैनल पर देख रहे होंगे, मैं भी मैप आपको दिखा देता हूं, वीडियो भी कई जगह ऐसे वीडियो वायरल हैं, वो इलाका है। चीनी ट्रूप्स ने फिंगर 4 और फिंगर 8 के ऊपर चोटी वाले पहाड़ों पर कब्जा कर लिया है। ये तब हुआ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्टर बताता है, ये तब हुआ जब गलवान वैली और हॉट स्प्रिंग इलाके के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और 15 और 17 पर तनातनी खत्म करने के लिए हम लोग बायलैटरल मिलिट्री टॉक्स कर रहे थे। जब मिलिट्री लेवल पर बातचीत हो रही थी, उसी बीच चीन ने ये सब किया। ये मई के पहले हफ्ते से सिलसिला शुरू हुआ और वही पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास गलवान वैली में हमारे जवानों की शहादत हुई, जहां उन्होंने तंबू कनात गाड़ रखे थे। खबर यह भी आई है कि उनसे मुकाबला करते, उनको वहां से धकेलते, उनके तंबू कनात तोड़ने की कोशिश करते हुए वहीं भिड़ंत हुई, खूनी भिड़ंत, जिसमें हमारे जवानों की मौत हुई, शहादत हुई। प्रधानमंत्री ने जिनके लिए कहा कि मारते मारते मरे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा है, गलवान वैली के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर भारतीय सेना ने अपने नियंत्रण में ले लिया है, जहां 15 जून की रात खूनी संघर्ष में 20 जवान शहीद हुए थे और 76 घायल हुए थे। लेकिन गलवान वैली में, उसी के बाद अखबार लिखता है 14,000 माफ करें, पैंगोंग के इलाके में चीनी कब्जा ज्यादा गंभीर बात है। चीन की पीएलए ने फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच भारतीय सेना की पेट्रोलिंग का रास्ता रोक रखा है, जबकि सालों से भारतीय पेट्रोलिंग करते रहे, लेकिन चीनी सेना किसी भी हाल में फिलहाल इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही है। चीनी सेना का पोस्ट फिंगर 8 के पास है, जहां वो इस इलाके में पेट्रोल करती रही है, लेकिन कभी उसने इस तरह से कब्जा नहीं किया। हालांकि वो फिंगर 2 तक अपने दावे क्लेम करती है। अब उसने वहां सैन्य ढांचे और बंकर भी खड़े कर लिए हैं, जबरदस्त किलेबंदी है, इसलिए उनकी पूरी किलेबंदी को तोड़कर हटाना बहुत आसान नहीं होगा, यह टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है। और एक वीडियो आप देख रहे होंगे, आज तक पे राहुल कंवल अपना एनिमेशन के जरिए वो वीडियो दिखा रहे थे, मैंने सुबह उसको ट्वीट भी किया था, उसमें भी वो यही बता रहे हैं कि कैसे फिंगर 4 से फिंगर 8, जहां हमारी सेना पेट्रोल करती रही है, वहां चीनी सेना ने कब्जा कर लिया है, भारतीय सेना को पेट्रोलिंग से रोक रखा है। और पैंगोंग लेक आप जानते हैं 134 किलोमीटर लंबी लेक है, और इसका लेक का एक तिहाई हिस्सा या उससे थोड़ा ज्यादा भारत के हिस्से में आता है, बाकी चीनी हिस्से में आता है। अब सवाल उठता है कि पैंगोंग पर चीन का ऐसा कब्जा, या चीन की इतने बड़े पैमाने पर तैनाती, या चीनी सेना की इस तरह से मौजूदगी जो उसने 30-40 दिनों में किया, वो मौजूदगी क्या कहती है? क्या इतना आसान है इस बार, या भारत सरकार को क्या करना पड़ सकता है? इसको लेकर तमाम लोग
अलग अलग राय दे रहे हैं, लेकिन एक आपको बताया। अब मैं जो बाकी जो आर्मी जनरल कह रहे हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल, जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है, कई लोगों के बयान में पढ़ रहा था। हालांकि उन बयानों से जितने लोगों का बयान है वो सब लोग पिछले 40 दिनों से ये बात कह रहे हैं, और सबका आक्रोश इस बात को लेकर है कि 40 दिनों से अगर कहा जा रहा है, 40 दिनों से पहले अगर तैयारी की होती तो शायद स्थिति इससे बेहतर होती। लेकिन चलिए, सर्जिकल स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाने वाले उत्तरी कमांड के जीओसी रह चुके लेफ्टिनेंट जनरल हुडा ने भी कहा था कि भारत चीन के मुकाबले अब जो घुसपैठ भारत में हुई है बड़ी घुसपैठ है, क्योंकि इस बार चीन ने सेना और लड़ाई के साजो सामान तैनात किए। ये जनरल हुडा ने कहा है, और ये सर्जिकल स्ट्राइक में आप इनका नाम सुने होंगे, जनरल डीएस हुडा। मैं अलग अलग जगहों से मैंने जो पूर्व सेना अधिकारी हैं उन्होंने क्या कहा है मैंने इकट्ठा किया ताकि आपको समझ में आए, और उन्होंने तुलना करके बताया है। क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के नेता या ऐसे लोग तर्क दे रहे हैं कि होता रहता है, हर समय होता है, चीनी आते हैं फिर समझा बुझाकर हम भेजते हैं, कभी फेस ऑफ भी होता है, ये कही जा रही। उसी में उन्होंने कहा है कि इस बार की चीनी साजिश को डोकलाम, चुमार और देप्सांग से अलग करके देखा जाना चाहिए, क्योंकि डोकलाम हमारे हिस्से में था नहीं, भूटान में था, आपको पता है जब फेस ऑफ हुआ था। चुमार के वक्त हमने बॉर्डर पर रोक दिया था। 2013 में देप्सांग में घुस आए थे, लेकिन 30-40 लोगों की टुकड़ी थी। इस बार उनकी टुकड़ी बहुत बड़ी है और बड़े तादाद में, बड़ी संख्या में आए हैं, ये जनरल हुडा कह रहे हैं। चीनी मामलों के जानकार और पूर्व एनएसए शिवशंकर मेनन ने करण थापर से एक बातचीत में कहा है कि हमने कई घटनाएं देखी, चीन को कई कदम आगे बढ़ते देखा। चीन ने एलएसी के नजदीक उन जगहों पर कब्जा किया जहां उसने पहले कभी कब्जा नहीं किया था। ये चिंतित करने वाले संकेत हैं, क्योंकि ये चीन के पिछले रवैये से अलग है। ये एक इंटरव्यू में शिवशंकर मेनन ने कहा है। ऐसे ही द इकोनॉमिस्ट के डिफेंस एडिटर शशांक जोशी हैं, उन्होंने कहीं कहा है कि 45 साल में लिखा है, 45 साल में एक भी गोली एक नहीं चली और एक शाम पत्थरबाजी और मारपीट में हमारे 20 जवानों की शहादत हो गई। ऐसे ही अजय शुक्ला हैं, कर्नल अजय शुक्ला, जो बाद में मीडिया में रहे और लगातार कॉलम लिख रहे हैं। वो भी पिछले 20-25 दिनों से लगातार लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे चीनी सेना ने घुसपैठ की है बड़े पैमाने पर, लेकिन उन्हें लोग खारिज कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और उसके बाद भी वो कायम है, और आखिरकार उनकी बात सही साबित हुई है। आज की तारीख में अब ये मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि वहां घुसपैठ पैंगोंग में हुई और गलवान में हुई थी। हालांकि एक दिलचस्प बात यह भी है कि राजनाथ सिंह ने भी पहले माना था, 2 जून को टीवी 18 से, नेटवर्क 18 से बात करते हुए उन्होंने भी माना था, लेकिन बाद में सरकार की तरफ से कंप्लीट डिनाइल हर समय रहा। उन्होंने भी माना था कि चीनी लोग बड़ी संख्या में, अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग आ गए हैं, ये उन्होंने कहा था। और उन्होंने कहा था, उन्होंने भी इसको थोड़ा सामान्यीकरण करने की कोशिश की थी कि भारत चीन सीमा पर लंबे समय से लगातार कुछ न कुछ होता रहता है, शायद ही कोई ऐसा साल गुजरा हो जब भारत और चीन की सेना के बीच सीमा पर फेस ऑफ न होता हो, धक्का मुक्की होती है, कभी ऐसा तनाव भी हुआ है, हथियारों की छीना झपटी भी हुई है। ऐसे हालात समय समय पर पैदा होते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि इसको सामान्य बताया था 2 जून को, लेकिन ये सामान्य नहीं है, क्योंकि 45 जवानों की इस तरह से बर्बरता से उन्हें शहीद किया गया, मारा गया। मैं कहूंगा प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि मारते मारते मारे गए। ये बर्बरता इस ढंग से 45 साल में ऐसी घटना नहीं देखी गई। तो ये स्थिति 45-40 सालों में अलग है। अब सवाल उठता है कि तमाम लोगों के जो बयान है और उसके बाद भारत सरकार के पास विकल्प की बात है, और ये क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है, बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि चीन को लेकर जो मोदी सरकार की नीति है और जिस तरह से भरोसा कर रही थी मोदी सरकार या प्रधानमंत्री मोदी, और जिस तरह से मानकर चल रहे थे कि शी जिनपिंग से मुलाकातें, साबरमती से लेकर दक्षिण भारत में मंदिर के पास महाबलीपुरम में नारियल पानी पीते हुए तस्वीरें, या समंदर के किनारे की तस्वीरें, या झूला झूलना, या 5 बार चीन जाना, या 18 बार उनसे मुलाकातें, या शी जिनपिंग माय फ्रेंड का अंदाज, तो चीन पर कुछ ज्यादा भरोसा कर लिया। और उस भरोसे का नतीजा ये हुआ
क्योंकि चीन फितरत से धोखेबाज है और ये इतिहास रहा है चीन का। और इसलिए सारे लोग, जितने लोग हैं क्रिटिक, जितने पूर्व सेना अधिकारी हैं जो पहले से आगाह करते रहे, बहुत सारे कॉलमिस्ट, वो लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने धोखा खाया क्योंकि उन्होंने एक तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड लिया चीन को। अगर नहीं लिया होता तो शायद हमारी तैयारियां होती। बहरहाल इसी तरह की जानकारियों के बीच अब एक बात जो हुई अभी, जो मैं शुरू में मैंने कहा कि देर से क्यों माना सरकार ने, अगर 40 दिन 30 दिन पहले माने होते तो शायद स्थिति अलग होती। क्यों माना उसकी कहानी आप जानते होंगे कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने परसों पहली बार कह दिया कि न हमारी सीमा में घुसा है कोई, न घुसेगा, न 1 इंच जमीन हमारे कब्जे में है, माफ करें, न कोई घुसा हुआ है, न कोई घुसा है, हमारी जमीन किसी के कब्जे में नहीं, ये कहा। और उनके कहने के बाद क्या हुआ कि चीन ने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने उनके बयान का ही वहां वीडियो ट्वीट किया। चीन के जो अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसके जर्नलिस्ट ने उनके ही वीडियो को ट्वीट करके बार बार वहां दावा करना शुरू किया कि जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि चीनी उनके इलाके में, भारतीय इलाके में चीनी घुसपैठ नहीं हुई है और कोई कब्जा नहीं हुआ है, कोई घुसा नहीं है, कोई दाखिल नहीं हुआ है, तो फिर इससे साबित होता है कि भारतीय चीनी इलाके में आ रहे थे। और उन्होंने गलवान वैली पर न सिर्फ दावा जताया बल्कि ये कहा कि भारतीय वहां गलत ढंग से निर्माण कर रहे हैं, भारतीय वहां पेट्रोलिंग करने आ जा रहे हैं या घुसपैठ कर रहे हैं। उन्होंने उल्टे इल्जाम भारत पर लगाया क्योंकि उन्हें मौका मिल गया उस बयान के बाद। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कल एक करेक्शन आया, क्लैरिफिकेशन आया कहे, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी बात को गलत ढंग से ट्विस्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि वहां चीन से घुसपैठ की कोशिश हुई गलवान वैली में, उसे रोकने के लिए ही गए थे ये फौजी और उसी में खूनी टकराव हुआ और जिसमें हमारे जवानों की शहादत हुई। लेकिन सच तो वही है जो उनका ऑन रिकॉर्ड बयान था और वो बयान वहां चीनी में ट्रांसलेट होकर भी चल रहा है। आप देख सकते हैं चीनियों ने उस बयान का अपने हक में कितना इस्तेमाल किया, आप सोच नहीं सकते। और जब आप ऐसी बात कहते हैं तो उसका नुकसान होता है। और उस समय भी प्रधानमंत्री के बयान की बहुत लोगों ने आलोचना की। बहुत सारे जो पूर्व सेना अधिकारी हैं, मैं सरकार समर्थक सेना अधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूं, उन सब लोगों ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि, जैसे अजय शुक्ला ने लिखा कि मैं देख रहा हूं कि पीएम मोदी ने भारत पाक सीमा की नई लकीर खींच दी, ये कहकर कि भारतीय इलाके में कोई नहीं घुसा है। उन्होंने सवाल उठाया था तो क्या गलवान घाटी को और पेंगोंग फिंगर 4 से लेकर 8 का इलाका चीन को दे दिया गया। एक पुष्पेश पंत हैं, इंटेलेक्चुअल हैं और जेएनयू के प्रोफेसर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत दिलचस्प लिखा। उन्होंने तो जेसिका के बारे में आपको याद होगा कि जेसिका, नो वन किल्ड जेसिका जैसी हेडलाइन टाइम्स ऑफ इंडिया में एक जमाने में छपी थी जब जेसिका लाल का मामला था। उसी से जिक्र करते हुए पुष्पेश पंत ने भी लिखा कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कुछ किया ही नहीं तो हुआ कैसे। तो ये बहुत सारे लोगों की आलोचना के बाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आखिरकार प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से माना गया। हाँ, पुष्पेश पंत ने लिखा था, मैं भी देख रहा था कि नो वन किल जेसिका, किसी ने कब्जा नहीं जमाया, कोई घुसपैठ नहीं हुई, दोनों पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से मामला सुलझा रहे, लेकिन फिर भी 20 जानें चली गई, ये पुष्पेश पंत ने लिखा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने लिखा। और इन सब के बीच जनरल पनाग, जो लेफ्टिनेंट जनरल पनाग लगातार ये बात कह रहे हैं और लिख रहे हैं, कम से कम 5 लेख उन्होंने लिखे हैं द प्रिंट में और भी कुछ वेबसाइट में, जिसमें वो साफ लिख रहे हैं कि इस बार चीन के इरादे ठीक नहीं है। उन्होंने एक बीते 40-35 दिनों में 5-6 लेख लिखे, जिसमें एक लेख उन्होंने पहले लिखा था अभी, जिसमें उन्होंने लिखा भारत के फिंगर्स क्षेत्र चीनी बूटों के नीचे आ चुके हैं, नकारने से बात नहीं बनेगी। उसी में उन्होंने लिखा है कि इस साल अप्रैल के अंत और मई के शुरू में पीएलए ने इलाके में अपनी नियमित सेना उतारते हुए फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच के इलाके को अपने कब्जे में लिया और अब फिंगर 4 के ऊपर चीनी दस्ता मौजूद है। अपने अनुभवों के आधार पर मेरा आकलन है कि पीएलए ने फिंगर 8 और फिंगर 8 के बीच 8 किलोमीटर के पूरे इलाके में कब्जा कर लिया है और अब वहां से आईटीबीपी की हमारी चौकी पर उनकी सीधी नजर है। उन्होंने ये भी लिखा है कि चोटियों पर 4500 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई तक, यानी उत्तर में 4 से 5 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया है। पीएलए के नियंत्रण में गया इलाका 35 से 40 वर्ग किलोमीटर के बराबर है, ये भी उन्होंने लिखा।
18 तारीख को जब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से डिनायल हुआ, फिर उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार, हालांकि ये तल्ख मैं मानता हूं इसको, कि मोदी सरकार और सेना के हाथ सैनिकों के खून से रंगे हैं, प्रधानमंत्री के सामने नेहरू जैसी दुविधा है। फिर उन्होंने लिखा कि मोदी भी उसी दुविधा के शिकार हैं जिसके शिकार नेहरू हुए थे। सेना की क्षमता में टेक्नोलॉजी के साथ जिस तरह भारी विकास हुआ है, उसके मद्देनजर चीन का पलड़ा हमसे भारी दिखता है। नेहरू की तरह मोदी ने भी सेना की जगह अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी। ये जनरल पनाग ने लिखा, जो लगातार आगाह कर रहे थे चीनी घुसपैठ को लिखकर, बताकर, लेकिन सरकार की तरफ से डिनाइल मोड में सब लोग थे। बीजेपी के नेता तो परसों तक डिनाई कर रहे थे प्रधानमंत्री के डिनाई के बाद, और राजनाथ सिंह ने एक बयान जरूर दिया था एक इंटरव्यू के दौरान। इसी में जनरल पनाग ने बहुत सारी बातें बहुत सारे अधिकारियों ने, हॉट स्प्रिंग के बारे में उन्होंने लिखा है। वो भी एक इलाका है कि हॉट स्प्रिंग गोगरा में करीब 1 बटालियन की ताकत के साथ पीएलए ने, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो चीन की सेना है, ने चौकी को लगभग घेर लिया है और कोंगला दर्रे तक हमारी पहुंच को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है। यह दर्रा एलएसी पर है लेकिन हमारे नियंत्रण में नहीं है। यही पीएलए का उद्देश्य, भारत को कोंग का ला दर्रे तक सड़क निर्माण करने से रोकना है। हॉट स्प्रिंग और उससे 4-5 किलोमीटर दूर कोंग का ला में एलएसी को लेकर कोई भिन्न धारणा नहीं है, ये उन्होंने भी लिखा। तो ये सारे लोग लगातार आगाह कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सरकार इस पर चुप्पी क्यों साधे थी और अभी भी इसको लेकर क्या हो रहा है, इसका किसी को अंदाजा नहीं। अब कुछ ऐसे लोग हैं, राइटर, जो लिख रहे हैं, मैं उनके हवाले से कर रहा हूं कि मोदी जैसे नीलांजन उपाध्याय है, माफ करें, नीलांजन मुखोपाध्याय, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की एक बायोग्राफी भी लिखी है। आज मैं उनका लेख अभी देख रहा हूं, द क्विंट पर छपा है। क्या मोदी को सियासी छवि बनाने में मदद करेगा चीन और किस कीमत पर? अब लोगों को उम्मीद है कि एक ही रास्ता है कि हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग सीधी बातचीत करें और बातचीत करके रास्ता निकालने की कोशिश करें। लेकिन क्या वो स्थिति है, करेंगे, ये कोई नहीं कर सकता। लेकिन इन्होंने लिखा है, इन्होंने जो प्रधानमंत्री मोदी के अब तक के बयान थे, घर में घुसकर मारूंगा जैसे एक महामानव वाली छवि वाला दावा था, उस सब का हवाला देते हुए इन्होंने लिखा है, बता रहा हूं कि अब मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि चीन से कुछ रियायत हासिल करना, जिसमें वो किसी विवादित क्षेत्र से खुद को पीछे खींच ले और प्रधानमंत्री को अपना सम्मान बचाने का कोई बहाना मिल जाए। उन्होंने लिखा है कि बीते 2014 से लेकर अब तक पीएम मोदी ने विदेश और सुरक्षा नीतियों से जुड़ा हर फैसला घरेलू राजनीति को दिमाग में रखकर किया, लेकिन पिछले सालों में हुई कई चूक के बावजूद प्रधानमंत्री जनता को संतुष्ट करने वाला फैसला नहीं लेकर अलग थलग हो गए। हालांकि अलग थलग नहीं हुए, मैं मानता हूं, क्योंकि जो समर्थक हैं वो किसी सूरत में कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। ये वीडियो मैं पोस्ट करूंगा, मुझे 1000 लोग गाली देंगे तमाम सबूत एविडेंस के बावजूद, इसलिए मैं बहुत नहीं मानता हूं कि कोई फर्क पड़ा है। वो नहीं मानेंगे, कब मानेंगे देखा जाएगा, लेकिन वो सच नहीं मानते ऐसे। लेकिन फिर भी इन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री के पद पर दावा ठोकने के बाद पहले हमारी पार्टी में और फिर पार्टी के बाहर मोदी ने एक ऐसे नेता की छवि तैयार की जो भारत की सुरक्षा और अखंडता को चुनौती देने वाले पड़ोसी देशों की किसी हरकत को बर्दाश्त नहीं करते। बीजेपी ने तो मनमोहन सिंह को भारत से का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बना दिया था। आखिर में कि लाख टके का सवाल यह है कि क्या बीजिंग राजनीतिक नुकसान की भरपाई में मोदी की मदद करेगा, और अगर वो ऐसा करता है तो इसकी कोई कीमत भी चुकानी होगी, कोई कीमत चुकानी होगी अगर चीन ओबलाइज करता है। हालांकि ओबलाइज करने जैसी स्थिति क्यों होनी चाहिए, वो जमीन, वो जगह पैंगोंग के पास, अब उसको कुछ लोग जो सरकार समर्थक लोग हैं उसको ये भी तर्क और दलील दे रहे हैं कि चाइना का जो लाइन ऑफ LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर जो परसेप्शन है और भारत का जो परसेप्शन है, उस परसेप्शन के बीच की लड़ाई है कि चाइना जहां तक अपना परसेप्शन मानता है वहां तक घुस गया। अब ये भी अगर आप कहते हैं तो भी इसमें गफलत है। कुछ लोग कह रहे हो बीच का एरिया नो मैंस लैंड है, जबकि भारत वहां दावेदारी जताता रहा, फिर तो चाइना फिंगर 2 तक दावेदारी पैंगोंग के पास जताता रहा, तो कल को वहां भी आ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। और फिर तो ये नहीं कह सकते कि जमीन छूट गई, फिर ये नहीं कह सकते कि चीन ने उस जमीन पर अगर चीन ने कब्जा कर लिया, अगर कर लिया, मुझे यकीन है भारत सरकार पर, मोदी सरकार पर
और भारतीय फौज पर कि चीन वहां से पीछे धकेला जाएगा, लेकिन छोड़ नहीं सकते उसको ये कहकर कि नो मैंस लैंड है। बहुत सारे लोग मुझसे बहस कर रहे हैं, जिरह कर रहे हैं, ट्विटर पर आकर लिख रहे हैं। नहीं, वो भारत की दावेदारी वाला इलाका था, भारत वहां पेट्रोलिंग करता रहा है, नक्शे से समझिए उसको, और स्ट्रेटेजिक पॉइंट से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। खैर, तो ऐसी तमाम चीजें, मेरा मकसद सिर्फ ये बताने का था आपको कि लगातार 40 दिनों से ये आगाह किया जाता रहा, उसके बाद भी सरकार की तरफ से इसको लेकर डिनाइल रहा। इस पे मैंने पहले भी कुछ वीडियो में आपको कहा था। जो गलवान वैली को पर दावेदारी चीन ने जताई, उसका भारत सरकार की तरफ से पुरजोर खंडन हुआ। चूंकि गलवान को बार बार वो अपनी दावा कर रहा है, उसका खंडन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कल किया था कि चीन भारत की नॉर्मल पेट्रोलिंग में बाधा डाल रहा है। मई की शुरुआत से इसकी वजह विवाद की स्थिति बनी। हम नहीं मानते हैं कि भारत ने कहा है कि गलवान पर चीन के दावे का कोई आधार नहीं है, उनका दावा गलत है, यह भारत सरकार ने गलवान को लेकर कहा है। लेकिन गलवान में घुसपैठ हुई। अब टाइम्स ऑफ इंडिया या कुछ लोग कह रहे हैं अभी पता नहीं कि पूरी तरह से चीन वहां से चला गया क्या, क्यों अब जैसे गलवान की कहानी ये है जो चीन दावा कर रहा है उसके हिसाब से देखें, और जहां उसने टेंट और कैंप बनाया, ब्रह्मचेलानी ने लिखा 17 जून को लिखा था, गलवान घाटी और उसका सराउंडिंग एलएसी के इस पार था। 62 के युद्ध के बाद से चीनी घुसपैठ नहीं थी। भारत ने गलती की, उन ऊंचाई वाली जगहों को अनगार्डेड छोड़ दिया जहां से हमारे हाईवे को डिफेंस मिलती थी। मतलब ये लापरवाही का भी आरोप है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर आप लोगों को भी समझने की जरूरत है कि जब भी मैं या मेरे जैसे लोग अगर वीडियो बनाते हैं और अपनी बात कहते हैं, आप सब लोग, आप में से बहुत लोग, सब लोग नहीं कहूंगा, बहुत लोग गाली देने लगते हैं, ट्रोल करने लगते हैं बिना सच समझे। अगर चीन ने कहीं घुसपैठ की तो उसे कबूल करना होगा। जब जब घुसपैठ की थी पहले भी चुमार में या देपसोंग में या कहीं और, तो कहा ना घुसपैठ की और डंके की चोट पर लड़े ने। करगिल में भी वही हुआ। अभी एक आखिरी में खत्म करते हुए जनरल बीपी मलिक ने एक बात कही है, जनरल वीपी मलिक ने एक बात कही है कि जैसे करगिल जंग के समय विदेश मंत्रालय के अफसर और थल सेना, वायुसेना के, नौसेना के अधिकारी संयुक्त प्रेस वार्ता करते थे, रोजाना नक्शे बताकर मीडिया और देश की जिज्ञासाओं को शांत करते थे। इस रणनीति को लेकर सहयोगात्मक नीति बनना चाहिए। पता नहीं इस बार इसका इस्तेमाल क्यों किया गया। तो देश को भरोसे में लेना चाहिए। मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं क्योंकि बात थोड़ी लंबी हो गई। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।